नमस्कार साथियों, DSSB TGT के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हुमायूं का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर के टाइम पे हो चुकी थी। अगला बाबर के बाद में अगला शासक हमने देखा हुमायूं आया। हुमायूं के बारे में जो नोटेबल चीजें हुई थी वो थी कि हुमायूं का प्रायर कोई एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा अच्छा था नहीं। पिता के साथ एकदम एक तरह से मूवमेंट पे था, उसके युद्ध अभियानों के साथ में था पिता के साथ, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था ज्यादा। मुश्किल से एक आधी जिम्मेदारी जैसे हिसार की मिली थी, हिसार में एक बड़ी सेना लेके गया था और जीत के आया था हालांकि, लेकिन इसके अलावा युद्ध के ज्यादा एक्सपीरियंस थे नहीं। दूसरी चीज, इमोशनली अटैच्ड अपने भाइयों से, अपने पिता से। तो हुमायूं की जो समस्याएं थी वो उसके भाई थे सबसे बड़ी समस्या। वो बार बार उसके सामने नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। इसलिए हुमायूं जो था दो फेज में दिल्ली सल्तनत पे राज करता है। दो फेज कौन कौन से? 1530 में बाबर की मृत्यु से लेके 1540 तक, इसके अलावा 1555 से 1556 तक। 1530 से 40 के जो ये 10 साल थे, इसके अंदर इसके भाइयों द्वारा खूब तंग किया गया। इसके अलावा अफगान थे, कौन याद आ रहा होगा आपको? महमूद लोदी और दूसरा शेर खान या शेर शाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को एक तरह से हर कदम पे चैलेंज किया। महमूद लोदी और शेर खान या शेर शाह सूरी अफगान थे। इसके अतिरिक्त एक बहादुर शाह, वो भी मेन दुश्मन था। और ये दोनों मिलके एक तरह से इसके लिए कदम कदम पे नए नए रोड़े अटका रहे थे और रही सही कसर इसके भाइयों ने पूरी कर दी थी। पहला अभियान हुमायूं ने शासक बनते ही कलिंजर को चुना अपने पहले अभियान के लिए। अपने भाइयों में साम्राज्य को विभाजित कर चुका था। इंपॉर्टेंट पोस्ट जो थी वो सारी अयोग्य हाथों में चली गई थी। कामरान को इन्होंने अफगानिस्तान वाले एरिया की, अफगानिस्तान काबुल कंधार की जिम्मेदारी दे दी थी। इसके अलावा और बाकी के जो छोटे भाई थे उनको भी बड़े इंपॉर्टेंट प्रदेश दे दिए थे, जिसकी वजह से बार बार एक तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रही, क्योंकि ये भाई जो थे ये बार बार विद्रोह करते रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा था कलिंजर का अभियान। कलिंजर के बाद अफगानिस्तान, माफ कीजिएगा, अफगान जो है महमूद लोदी, उसका एक दल आ गया था जौनपुर तक। तो कलिंजर का अपना अभियान बीच में छोड़ के एक संधि सी करके नाम मात्र की वापस आ गया। अफगानों से निपटने आया तो उसके बाद भाई ने विद्रोह कर दिया कामरान ने पंजाब के विद्रोह को निपटाने पहुंचता है तो पता चला कि उधर चुनार के किले पे कौन? शेर खान जो है वो अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है। जब शेर खान के पास आता है तो पता चलता है बहादुर शाह गुजरात वाला चित्तौड़ की चढ़ाई कर रहा है। वहां आता है, हुमायूं को राखी भी भेजती है कर्मावती, लेकिन धर्म के चक्कर में, क्योंकि बहादुर शाह ने एक पत्र लिख दिया था हुमायूं को कि अपने स्वधर्मी भाई पर एक काफिर के कहने पर आपको हमला नहीं करना चाहिए। उसकी बातों में बह गया और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी हुमायूं ने। होना वही था, बहादुर शाह पहले तो गुजरात से आकर और मेवाड़ में चित्तौड़ पे चढ़ाई करके जीत गया। बाद में गुजरात का ये शासक बहादुर शाह अपनी शक्तियां बढ़ाते हुए, हुमायूं को ठेंगा दिखाते हुए इधर से उधर अपने पीछे भगाता है। हुमायूं और बहादुर शाह का ये एकदम चूहे बिल्ली वाला खेल चल ही रहा था तो कि पता चला कि उधर दूसरी तरफ शेर खान जो है वो बंगाल का एक तरह से बिहार में चुनार के किले के अंदर तो सेटअप कर ही लिया था उसने। उसके अलावा बिहार जीतने के बाद वो आगे बढ़ के बंगाल में भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। वहां से भाग के शेर खान के पीछे आया था हुमायूं, वहां से वापस ये स्ट्रगल उसका चलता रहा। याद होगा आपको, लास्ट में शेर खान ने उसको सबसे पहले तो बिलग्राम का युद्ध 1539, फिर 1540 चौसा का युद्ध, दोनों युद्धों में बुरी तरह से हराया। हुमायूं मजबूर हो गया भारत छोड़ के जाने के लिए। 1540 तक इस तरह से ये हुमायूं के जीवन का पहला फेज था। हर जगह उसको हार का सामना करना पड़ा, लड़खड़ाया हर कदम पे, कभी भाइयों की वजह से, कभी अफगानों की वजह से, तो कभी बहादुर शाह की वजह से। अगला, उसके बाद यहां से निकलने के बाद ठोकरें खाई और भी भाइयों से धोखा खाया। वापस किसी ने शरण दी नहीं। अंत में वीरसाल अमरकोट का राजा था, राजपूत राजा, उसने हुमायूं को एक तरह से शरण दी। वहीं पर अकबर का जन्म हुआ। कस्तूरी का किस्सा आपको पिछली क्लास में सुनाया था। उसके बाद वहां से आगे बढ़े तो ईरान गया था हुमायूं, और ईरान के शाह ने इसको हेल्प करी थी। 2 शर्तें भी लगाई थी, याद होगी 2 शर्तें क्या थी? पहली कि शिया सेक्ट का प्रचार प्रसार किया जाएगा। सुन्नी जहां पे डोमिनेट करते थे दिल्ली में, उस जगह पे सुन्नियों का वर्चस्व था, और ऐसी जगह पे अगर हुमायूं राजा बना तो ईरान के शाह ने ये शर्त रखी कि उसको सपोर्ट इसी एक तरह से शर्त पे दिया जा रहा है कि वो शिया धर्म का प्रचार करे। दूसरी शर्त यह थी कि कंधार जीत के ईरान के शाह को दिया जाए। हुमायूं के पास खोने को कुछ था नहीं, तो अब शर्त में भी बराबरी वालों का एक तरह से अपना
निगोशिएट करते हैं बराबरी के स्तर पे। जब आपको हुमायूं के पास खोने के लिए कुछ था नहीं, सब कुछ लुटा के बैठा था, जो शर्तें दी गई उसने खुले दिल से स्वागत किया, मान ली। ईरान के शाह ने हेल्प की, सेना दी, साथ में दिया एक अव्वल दर्जे का सेनापति, नाम था बहराम शाह, बहराम खान, माफ कीजिए। बहराम खान कौन था, जल्दी पता चलेगा। यहां से हुमायूं निकला, कंधार जीता, काबुल जीता, कंधार जीत के ईरान के शाह को भी दिया था। उसके बाद ईरान के शाह की मृत्यु के बाद कंधार वापस जीत लिया। अपने भाइयों को, किसी को अंधा कर दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी को मौत के घाट उतार दिया। हुमायूं ने अपनी गलतियां दोहराई नहीं। लास्ट में सरहिंद और मच्छीवाड़ा के 2 युद्ध हुए और उन युद्धों के बाद आके दिल्ली की गद्दी पे वापस बैठ गया। 1555 1556 तक राज किया। 56 में मृत्यु हो गई पुस्तकालय की छत से गिर के। हुमायूं लड़खड़ाते हुए चला और अंत में लड़खड़ा के मर गया। ये हुमायूं की स्टोरी थी। इसके अलावा कुछ कल्चरल अचीवमेंट्स की बात की जाए तो 2 मस्जिदें हुमायूं के साथ जोड़ी जाती है। एक तो जमाली मस्जिद थी और दूसरी ईसा खां की मस्जिद। इसके अलावा हुमायूं के टाइम पे एक किताब, हुमायूं की बायोग्राफी लिखी गई थी, एक आत्मकथा नहीं थी, हुमायूं के जीवन की एक कहानी, जीवनी बोला जाए सही शब्द होगा तो जीवनी लिखी थी, हुमायूं नामा नाम की जीवनी, उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। हुमायूं का मरने के बाद में हुमायूं का मकबरा बनाया गया था उसकी वाइफ हमीदा बेगम द्वारा। तो इस तरह से ये हुमायूं की पूरी स्टोरी थी। हुमायूं के बाद राजा अकबर बना 1556 में, लेकिन बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये 15 साल का जो फेज था, इस 15 साल के फेज में सूर वंश, एक नया अफगान वंश भारत पे राज करता है। संस्थापक था शेर शाह सूरी, जिसको हम थोड़ी देर पहले शेर खान बोल रहे थे, और आज का हमारा टॉपिक यही शेर खान है। शेर खान, शेर खान या शेर शाह सूरी भी हम बोलते हैं, हम शेर शाह सूरी बोलते हैं। शुरू में अभी जस्ट मैंने बोला सूरवंश, तो ये एक कंफ्यूजन है कि सूरवंश एक्चुअली नाम था इनका। हमारी किताबों में हम सूरी बना देते हैं, क्योंकि सूरी एक सरनेम जो है हिंदुओं द्वारा यूज किया जाता है। दिल्ली में आप देखोगे एक फेमस मूवी आई थी शाहरुख खान की, रब ने बना दी जोड़ी, उसमें उसका सूरी सरनेम होता है, दिल्ली बेस्ड है। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है वो ये है कि यहाँ पे इनका नाम एक्चुअल सूरवंश था। शेर शाह सूर नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, लेकिन इसके बचपन का नाम था फरीद। फरीद से ये कैसे शेर शाह सूरी बना, उसकी कहानी आज हम डिटेल में देखें। फरीद जौनपुर राज्य, जौनपुर की एक रियासत दिल्ली के अधीन ये आया करती थी। जौनपुर के अंदर फरीद पैदा हुआ। पिता थे हसन खां। हसन खां उस समय पे बड़ा ही स्वाभाविक सी चीज थी कि एक तरह से बहुविवाह की प्रथा चलती थी। हसन खां की कई वाइफ्स थी, उनमें से सबसे बड़ा बेटा फरीद था। अब फरीद के साथ हुआ ये कि पिता हसन खां छोटे से एक तरह से इनको कुछ जागीरें मिली हुई थी, उन जागीरों का मैनेजमेंट किया करते थे। अपने पुत्र फरीद को भी कुछ जिम्मेदारियां दी हुई थी, लेकिन हुआ ये कि फरीद का अपनी सौतेली मां से एक तरह से ज्यादा रिलेशन अच्छा था नहीं। परेशान होके जौनपुर शहर की तरफ भाग गए, जहां पे वो मेन पहले जिस जागीर में रहा करते थे पिता के साथ, वहां से भाग गए जौनपुर। पिता ने इनको 3 एक तरह से खवासपुर, टाडा और समस्तीपुर, माफ कीजिएगा सासाराम, ये 3 जो ठिकाने थे वो इनको दिए मैनेज करने के लिए। ये ट्रिवियल सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि शेर शाह सूरी भारत में एक अव्वल योद्धा के रूप में, जिसने हुमायूं को टक्कर दी, हुमायूं को एक तरह से मुगलों को उखाड़ फेंका थोड़े समय के लिए, इसके लिए तो हम जानते ही हैं, लेकिन साथ में उसके प्रशासन के लिए भी जानते हैं। तो आदमी किताबों से उतना नहीं सीखता जितना खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है। ये शेर शाह सूरी के लिए यहाँ पे उसकी स्कूलिंग हुई थी एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में। उसने प्रशासन यहाँ के एक तरह से पिता के लिए, नॉर्मल हम देखते हैं कि पिता की दुकान हो तो बच्चा उस दुकान पे जाके दुकानदारी करना सीख जाता है। बॉलीवुड वाले इसको नेपोटिज्म बोल देते हैं। और इसी तरह से एक तरह से पिता से कुछ, या जो अपने पेरेंट्स जो होते हैं उनका जो भी प्रोफेशन होता है वो बच्चा थोड़ा सा सीखता है। यहाँ पे शेर खान अपने पिता का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उसको भली भांति सीखा और उसके अंदर कुछ नए प्रयोग किए और बहुत ही एक तरह से इसके अंदर निपुण होता जा रहा।
शेर खान के लिए अब ये तीनों जागीरें इसके पास थी, पर अब थोड़ा सा और बड़ा करना था। जाके जौनपुर के अंदर, जौनपुर नगर के अंदर नौकरी की इन्होंने। नौकरी करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी और इनको मिली। बिहार का उस समय पे, साउथ बिहार का स्पेसिफिकली शासक हुआ करता था बहार खां। बहार खां के एक तरह से उसके दरबार में इसको नौकरी मिल गई। एक नौकरी थी बहार खां के पुत्र को एजुकेट करने की, जलाल को। जलाल नाम का इसका एक नाबालिग पुत्र था, उसको पढ़ाने का काम दिया था। इसके अतिरिक्त थोड़ा जब बहार खां शिकार विकार में जाया करता था तो उसके साथ भी जाता था, तो एक तरह से बस काम मिल गया था। दूसरी तरफ ये इसको जो ये 3 जागीरें मिली हुई थी पिता की, इन पे बहुत अच्छे से इसने प्रशासन दिया था। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद सौतेली माँ और बाकी के जो भाई थे उन्होंने ये सारे छीन लिए। ये जागीरें जो थी ये इसके हाथों से चली गई, और इस वजह से इसने ये नौकरी ज्वाइन की थी कि बिहार का जो ये साउथ बिहार का शासक है ये थोड़ा सा एक तरह से हेल्प करेगा इसको ये जागीरें वापस लेने में। लेकिन यहाँ पे इसके जीवन का एक और अध्याय शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे अपने एक तरह से कैरेक्टर के एक और गुण से वाकिफ होता है फरीद। वो गुण था बहादुरी का। बहादुरी दिखाई जब बहार खां, मैंने आपको बताया कि बहार खां अपने साथ शिकार पे ले जाया करता था। उसी शिकार के दौरान एक शेर को बिना शस्त्र के, बोला जाता है कि बिना शस्त्र के मार दिया। ये भगवान जाने कैसे बिना शस्त्र के किसी शेर को मारा होगा, कुछ तो शस्त्र यूज किए होंगे, लेकिन डोमिनेटली अकेला आदमी एक तरह से मुश्किल होती है ऐसे मारने में। लेकिन इस शेर को इन्होंने मार दिया। इस वजह से बहार खां बड़ा खुश हो गया, और बहार खां ने खुश होके शेर खां की उपाधि दे दी फरीद को। तो फरीद से अब शेर खां बन चुका है हमारी कहानी का आज का नायक। अब चूंकि यहाँ का शासक खुश है, आमिरों को जलन तो होगी। बाकी के जो सूबेदार और आमिर थे, एक अदना सा ये शेर खान, ये फरीद खुद की इसकी जागीरें तक इसके भाई से ले गए। वो आज एक तरह से यहाँ के शासक की आंखों का तारा बन गया है। बाकियों को जलन होनी ही थी, षड्यंत्र रचे जाने लगे, इसके खिलाफ साजिशें होने लगी। लोहानी और पठान वर्ग जो थे यहाँ के, वो अब शेर खान के अगेंस्ट साजिशें कर रहे थे। अब हुआ ये कि चूंकि बहार खां बड़ा खुश था तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी इसको दे रहा। लेकिन अब एक तरह से एक और आपको एक कैरेक्टर हमारी स्टोरी का मैंने पिछली क्लास में बताया था। हुमायूं को 2 लोगों से प्रॉब्लम थी। एक तो शेर खान था ही, दूसरा था महमूद लोदी। ये इब्राहिम लोदी का कजिन था। महमूद लोदी जो था वो अपनी शक्तियां वापस संगठित करने की प्रयास कर रहा था बिहार के बॉर्डर से। इन आमिरों ने अफगानों, ये माफ कीजिएगा, लोहानी और पठान जो थे ये, इन्होंने बहार खां के कानों में ये बात भर दी कि शेर खान आजकल दोस्तियां बढ़ा रहा है महमूद लोदी के साथ, और ये आपके लिए ट्रबल लेके आएगा। कैसे कि अगर दिल्ली में बैठे मुगलों को ये पता चलता है कि ये छोटे से बिहार के शासक बहार खां का एक अदना सा एक नौकर वो अब साठगांठ कर रहा है महमूद लोदी के साथ, सल्तनत के दुश्मनों के साथ, तो अंजाम बुरे हो सकते थे। बहार खां अपने आमिरों की बातों में आ गया और इसने शेर खान को नौकरी से निकाल दिया। शेर खान के लिए अब ये बड़ी प्रॉब्लम की बात थी कि बेघर हो चुका था, जागीरें पहले ही खो चुका था, नौकरी मिली थी वो भी अब खो चुका था। तो अब इसकी लाइफ का अगला फेज था, जिन मुगलों को ये भारत से उखाड़ के फेंकेगा उन्हीं मुगलों के अधीन नौकरी करने गया। बाबर जब मुगल शासक थे भारत में 1527 के करीब, ये जाके बाबर के दरबार में मुगलों के यहाँ नौकरी लेने जाता है। कुछ जैक लगाई थी कुछ और पड़ोसियों से, और उसके बाद एक तरह से सिफारिशों के आधार पर इसको मुगल सेना में नौकरी मिल गई। लड़ने में अच्छा था, बहादुर था, प्रशासन के अंदर भी अच्छे एडवाइस देता था। तो ऐसे लोगों की उन्नति हो ही जाती है। मुगलों के उस सैन्य सिस्टम के अंदर थोड़ी उन्नति करता गया, वहां भी इसके प्रमोशन होते रहे। लोग, इसके बड़े अधिकारी जो थे वो इसके काम से बहुत खुश थे। लेकिन अब दिक्कत यही कि, और ऊपर से इसमें खुश तो थे ही, खुद अफगान था शेर खान। मुगलों ने अफगानों को विस्थापित किया भारत में आने से पहले। जो भी अफगान बचे हुए थे उनके खिलाफ छोटे छोटे जो भी अभियान चलते थे उनका नेतृत्व खुद शेर खान करता था। एक अफगान दूसरे अफगानों को मारकर भगा रहा था मुगलों के लिए। इतना एक तरह से स्वामी भक्त हो चुका था शेर खान मुगलों के लिए। लेकिन
यहां भी बाकी के जो अब सेना के अंदर भी जलन होनी थी बड़े अधिकारियों को कि ये अफगान आके उन्नति कर रहा है। और अब यहां पे आती है कि जो एक समाज की एक तरह की एक नॉर्मल एक कैरेक्टर होता है समाज का, कि बाहरी व्यक्ति जो भी आया अंदर आके उन्नति कर गया तो उसको उसके बाहरी होने का एहसास दिलाया जाता है। शेर खान को बात बात पे जलील किया जाता है। जैसे बैठे हैं एकदम सेना के अधिकारी अपने बच्चों के साथ, बच्चे बोलेंगे कि पिताजी आप तो, हम मुगल लोदियों को हरा के आए, ये अफगानों को, ये अफगान कैसे दिखते हैं जिससे आप लड़के आते हैं। पिताजी ने कहा वो देखो, वो देख रहे हैं ना सामने, ये बैठा है, ये शेर खान, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही कायर होते हैं जिनको हमने हरा के हम आके दिल्ली में गद्दी पे बैठे हैं। अब शेर खान अपने जीवन में हर स्तर पे एक तरह से अपनी बहादुरी दिखा रहा था, लेकिन यहां पे अब वही बात की, एक उसके हुनर की, उसके बहादुरी की कोई कदर नहीं है, बल्कि उसको जलील किया जा रहा है। एकदम परेशान होकर नौकरी छोड़ देता है शेर खान। ये अगला पड़ाव था इसके जीवन का। मुगलों की भी नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ के वापस गया बिहार। इस बार बहार खां के दरबार में गया। पुत्र जलाल, जिसके लिए पहले नौकरी मिली थी इसको पढ़ाने के लिए, वही नौकरी वापस मांगी, क्योंकि अब जाके ये बता चुका था ना, बहार खां को अपना एक तरह से अपना एक रेपुटेशन का एक कार्ड दिखा रहा है कि आपने मेरे पे शक किया था कि मैं महमूद लोदी के साथ मिलकर कुछ कर रहा हूं बगावत, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। और चूंकि बहार खां तो पहले भी खुश ही था इसके काम से, इसको वापस नौकरी पे रख लिया गया। अब थोड़े और अधिकार भी मिल रहे थे, प्रशासन बहुत अच्छे से संभाल रहा था। इसके प्रशासनिक सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसकी पूरी स्टोरी कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उन्नति कर रहा था। उन्नति करते करते तभी एक, अब आप बोल सकते हो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, बदकिस्मती बहार खां के परिवार की या खुशकिस्मती शेर खान की, बहार खां की मृत्यु हो जाती है। बहार खां की मृत्यु हुई तो अब एक तरह से यंग जलाल जो था वो अब बिहार में, साउथ बिहार की इस रियासत में गद्दी में बैठा। जलाल छोटा सा लड़का और इसका गुरु कौन? शेर खां। शेर खां अगर चाहता तो वो इस समय गद्दी पलट सकता था, एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकता था, लेकिन शेर खान इस कदम पे भी एक तरह से इस स्टेट के, इस पूरे सिस्टम के साथ रहता है। बड़ी ही एक तरह से बहादुरी से, अपनी बहादुरी और प्रशासनिक सूझबूझ का पूरा परिचय देते हुए इस लड़के को, जलाल को, अपने संरक्षण में रखता है। इस तरह से बिहार को पूरी तरह से एक सुरक्षा का आवरण पहना लेता है। आसपास के जो शत्रु थे वो अटैक कर रहे थे बार बार, बंगाल वालों की निगाहें थी, लेकिन शेर खान अपने पूरी सेना को और प्रशासन को पूरी तरह से दुरुस्त कर देता है। उन्नति हो रही थी और अब तो बहुत ज्यादा ऊंचे पद पे बैठ गया था, क्योंकि डायरेक्ट जलाल, जो कि अब यहाँ का शासक था, उसका एडवाइजर बन चुका था शेर खान। वही जो आमिर जिन्होंने पिछली बार इसको निकलवा के फेंका दिया था बाहर, अब और बड़े षड्यंत्र करने लगे। इस बार इन्होंने बंगाल के शासक नुसरत खां की हेल्प लेनी चाहिए। और नुसरत खां, क्योंकि जलाल जो था बड़ा ही यंग लड़का था एक यहाँ के शासक के रूप में, नुसरत खां इनवाइट किया गया बाकी के आमिरों और पठानों द्वारा। उसने अटैक कर दिया बिहार पे। जलाल पे अटैक हुआ तो सही, लेकिन शेर खान ने, मैंने बताया आपको कि सेना को बड़ा ही दुरुस्त कर लिया था तब तक, तो शेर खान ने अटैक विफल किया। शेर खान ने इस अटैक को, नुसरत खां को मुंह खानी पड़ी। अब नुसरत खां हार के जा चुका था, लेकिन ये जो आमिर थे, अफगान आमिर, तो ये लोहानी और पठान जो थे, इन्होंने वापस और षड्यंत्र रचने शुरू किए। इस बार ये जाके वापस गए तो जलाल खां का तो मूड नहीं था लड़ाई करने का, लेकिन वे एक काम इस बार एक और किया इन्होंने कि जलाल खां को अगवा कर लिया इन्होंने और नुसरत खां के पास ले गए। केंद्र में एक तरह से राजा जो था इनका, चूंकि यंग लड़का था, इसको अगवा करके ये आमिर नुसरत खां के पास ले गए, तो अब ये सीधे सीधे इन आमिरों की दुश्मनी हो गई शेरशाह सूरी से।
इन्होंने नुसरत खान ने फिर भी अटैक नहीं किया। हुआ ये इस सब के बीच कि अब बिहार का ये जो साउथ बिहार का प्रदेश है ये खाली हो गया एक तरह से, शासक नहीं है और एक बड़ा ही शानदार प्रबंधक शेर खान बैठा है जो सब कुछ एक तरह से, जब सारी परिस्थितियां उसके लिए तैयार थी तब भी उसने अटैक नहीं किया या एक तरह से गद्दी पलटने का नहीं सोचा। और ऐसे आदमी को अब कोई और इसका विरोध नहीं कर रहा था बेसिकली, और ये बिहार में गद्दी में बैठ जाता है। इस प्रकार पहली बार बिहार में शासन मिला शेर शाह को, या माफ कीजिएगा शेर खान को। अभी शेर खान है, बिहार में गद्दी पे बैठे, बिहार में गद्दी पे बैठ गए। अब बात होती है ना वही कि भाग्य जो है वो बहादुरों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। एक मौका बना चुनार का किला बड़ा ही फेमस था। चुनार की ये खासियत थी कि चुनार जो था सिकंदर लोदी के समय से उसका एक सूबेदार हुआ करता था, मंगबरनी, जलालुद्दीन मंगबरनी, उसके अधीन होता था। इब्राहिम लोदी हार गया, अब दिल्ली में मुगल आके बैठ गए, लेकिन अब यहां पर अब जलालुद्दीन मंगबरनी की मृत्यु हो जाती है। उसकी एक विधवा वाइफ थी, उनके साथ अब उनको उनके बच्चे तंग कर रहे थे, जो भी एक तरह से गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था, उसके चलते जो सौतेले बच्चे हो गए वो उनको तंग कर रहे थे। जलालुद्दीन मंगबरनी की विधवा ने यहाँ पे शेर खान को एक पत्र भेजा बिहार में, पड़ोस में। शेर खान हेल्प के लिए तैयार हुआ, गया चुनार के किले पे, धावा बोला, मंगबरनी की विधवा से विवाह कर लिया और चुनार का किला दहेज में ले लिया एक तरह से, चुनार का किला जीत लिया। यही वो टाइम था जब, अब आपको हिस्ट्री कनेक्ट हो रही है पिछली क्लास से, हुमायूं धक्के खा रहा था, तभी उसको इंफॉर्मेशन मिली थी कि शेर खान जो है चुनार के किले तक को जीत गया है, अपनी शक्तियां इतनी बढ़ा ली है उसने। यहां पे चुनार का किला जीतने के बाद हुमायूं आया, हुमायूं ने घेरा डाला, घेरा लंबा चला, लेकिन तभी हुमायूं को वापस, आपको पिछली क्लास में हमने बात की थी, याद होगा, बहादुर शाह चित्तौड़ की तरफ चढ़ाई करने वाला था, तो हुमायूं वापस जाने की तैयारी में था। चुनार के अंदर बैठे शेर खान ने हुमायूं को एक शांति प्रपोजल भेजा, साथ में 501 सैनिक भी दे दिए कि हुजूर मैं आपके प्रति स्वामी भक्त रहूंगा, मुगलिया सल्तनत के प्रति आप मेरी तरफ से निश्चिंत होकर जाइए, अपने दुश्मनों से निपटिए। लेकिन पीछे से शेर खान बड़े ही चालाकी से अपनी शक्तियां बढ़ाता था। हुमायूं का खतरा एक बार के लिए टाल दिया, हुमायूं चला गया, धक्के खा रहा था कहीं, पीछे से इसने रोहतास का किला जीत लिया, बिहार के अंदर ही था, बड़ा इंपॉर्टेंट किला था, वो भी जीत लिया। अब बंगाल की तरफ इसकी निगाहें थी। वापस हुमायूं आता है, लेकिन तब तक चुनार से निकल चुका था शेर खान। चुनार से निकल के शेर खान जो था बंगाल की तरफ रवाना हो गया। पीछे से हुमायूं आया, चुनार के किले का दूसरा घेरा उसने डाला, इस बार घेरा डाले रखा, उधर बंगाल जीत चुका था। बंगाल में महमूद खां, नुसरत खां का वंशज जो था वो गद्दी पे बैठा था, और उससे वो किला उसने जीत लिया। वहां का राजकोष अब शेर खान के पास आ गया। चुनार के दूसरे किले पे, चुनार के माफ कीजिएगा दूसरे एक तरह से घेरे पे हुमायूं ने घेरा डाला तो हुआ था, लेकिन इस घेरे के दौरान अब लंबा घेरा चल गया। बाद में उसको पता चला इसके अंदर तो शेर खान तो खुद है ही नहीं, शेर खान का पुत्र था, उस पर अटैक किया गया। शेर खान का पुत्र इस घेरे के दौरान, इस एक तरह की लड़ाई के दौरान मारा गया। अब शेर खान भी थोड़ा जख्मी शेर की तरह था। बाद में हुमायूं उसके पीछे पीछे बंगाल आया, लेकिन तब तक इधर से निकल चुका था। शेर खान यहां से निकल गया, और बाद में जब हुमायूं अपने भाई के विद्रोह को शांत करने जा रहा था, तभी याद होगा आपको, एक युद्ध किया था बिलग्राम का। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया। दिल्ली की सल्तनत के लिए, मुगलिया सल्तनत के लिए ये एक तरह से घोर प्रहार था। अगले ही एक तरह से थोड़े ही समय बाद चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खान ने पूरी तरह से हुमायूं को हरा दिया। 1540 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा हुमायूं यहां से जान बचा के भाग गया। ये शेर खान की स्टोरी, आज शेर खान के पर्सपेक्टिव से हमने बात की।
थोड़ी सी एक तरह से लेंथी हो जाती है, कैरेक्टर ज्यादा हुए, आपको ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी स्टोरी का एक कनेक्ट बनाने के लिए जरूरी है। आपको नोट्स के अंदर सेलेक्टिव चीजें दूंगा, वो आप याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे चौसा के युद्ध के बाद अब हुमायूं दिल्ली से जा चुका और शेर शाह सूरी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पे बैठा। शेर शाह सूरी, ये थी फरीद से शेर शाह सूरी के बनने की कहानी। शेर शाह सूरी अब इस उपाधि के साथ फरीद या शेर खां कुछ भी कहो, अब शेर शाह सूरी के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। 1540 में दिल्ली की गद्दी पे बैठा और यहां से 1545 तक राज कर पाया। शासनकाल बहुत कम था, लेकिन इस छोटे से शासनकाल में भी अब बात यह थी कि अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस इसको नीचे हो रहे थे, खवासपुर, टाडा, उन सारी जगहों पे बिहार में भी प्रबंधन देखा अच्छा खासा, सैन्य इंप्रूवमेंट्स किए थे, वो सारे सुधार करके पका हुआ आदमी था ये। और इसने अपनी सारी जो भी इसके अपने लाइफ के अनुभव थे उनको अब दिल्ली के लिए एक तरह से दिल्ली को एक स्थायी और एक बढ़िया नेतृत्व देने के लिए काम में लाया। अब दिल्ली में पहली बार, अब दिल्ली सल्तनत इतने सालों तक राज करके गई, लेकिन कुछ ज्यादा बड़े सुधार जो थे वो आपको कुछ चेंजेस, सुधार तो क्या ही बोले, उसको चेंजेस बोल सकते हैं कि कुछ चेंजेस जो थे बड़े वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे दिखे या फिर इल्तुतमिश के समय पे दिखे होंगे। उसके अलावा बाकी के सब अपनी गद्दी को बचाने का ही मेजर प्रयास कर रहे थे। बलबन थोड़े टाइम के लिए कुछ कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा था। प्रशासन के ऊपर एक तरह से पूरा एक कन्विक्शन के साथ किसी ने सफलतापूर्वक कुछ पूरा नहीं किया। मैंने सफलतापूर्वक बोला क्योंकि असफलतापूर्वक तो मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र, उसने भी ट्राई किया था लेकिन फेल हुआ था वो। अब शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी में बैठ गया अपने जीवन भर के एक्सपीरियंसेस के साथ। 5 साल के अंदर इसने बड़े इंपॉर्टेंट कार्य किए। क्या थे? सबसे पहला हुआ यह कि अब एक गख्खर ट्राइब हुआ करती थी अफगानिस्तान, भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट की तरफ, उत्तर पश्चिमी सीमा को पार करके गख्खर ट्राइब हुआ करती थी, जनजाति होती थी। गख्खर जनजाति का खौफ इस तरह था कि ये लूटपाट मचाती थी, इनको गद्दी नहीं जीतनी थी, दिल्ली पे आक्रमण करने नहीं आना था, लेकिन दिल्ली की जो सल्तनत की, इस मुगलिया सल्तनत की, जो अभी मुगलिया सल्तनत थी, और अब वापस शेरशाह सूरी के लिए वापस एक इसका राज्य जो था, इसके साम्राज्य की सीमाओं पे एक तरह की एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती थी, थोड़ी सी अशांति यहां पे रहती थी, क्योंकि ये लूटपाट मचाते थे, मारते थे, सल्तनत के या ऊपर केंद्र के साम्राज्य के जो भी अधिकारी आएंगे, सैनिक आएंगे, उनको मार देंगे, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। गख्खरों के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि मैंने शुरू में जहां से हम शुरू हुए थे, पहला आक्रमणकारी गजनवी कासिम था, लेकिन बाद में जिसने प्रॉपर गेन्स जिसको मिले, फिर गजनवी के बाद गौरी यहां पे दिल्ली सल्तनत के लिए नींव रख रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। गौरी की मृत्यु जब हुई थी, मैंने आपको बताया था, गौरी को मार दिया गया था जब वो गया हुआ था। गौरी को इन्हीं गख्खरों ने मारा था। तो बोला जाता है कि इन गख्खर ट्राइब्स वालों ने ही गौरी की हत्या की थी। तो यहां पे अब इन गख्खरों का एक तरह से जो भी आतंक था, जिसको अभी तक बाकी के दिल्ली के सुल्तान जो थे इग्नोर कर रहे थे, शेरशाह सूरी ने अपनी शुरुआत के लिए चुना इन गख्खरों को कि सल्तनत के अंदर उसको पूरी स्टेबिलिटी चाहिए, शांति चाहिए, व्यवस्था चाहिए। गख्खरों के अगेंस्ट एक बड़ी सेना भेजी गई, दुर्ग जो थे सीमाओं पे उनको दुरुस्त किया गया और गख्खरों को एक तरह से फॉर वंस एंड ऑल एक तरह से दबा दिया गया, इनके खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया। ये शेरशाह सूरी ने, अब थोड़ा सा एक अप्रोच से चलते हैं कि जो भी महान शासक होते हैं ना, हुमायूं ने क्या किया था? हुमायूं आके आते ही कलिंजर पे चढ़ गया था। टफ दुर्ग था जीतने को और ज्यादा कुछ गेंस होने नहीं थे, नाम के आगे बस एक एक्स्ट्रा कलिंजर का दुर्ग जुड़ जाता, लेकिन उससे उसकी शासन व्यवस्था में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। यहां पर यह आदमी शेरशाह सूरी गख्खरों को चुनता है, पहला टारगेट, सफलता से जीत भी लेता है। अब अगला इसका जो टारगेट था वो एक ऑटोमेटिक टारगेट अपने आप बन गया, वो था बंगाल हालांकि इसके अधीन ही था, लेकिन बंगाल का जो हिज्र खां नाम का सूबेदार था, उसने बगावत कर दी थी, विद्रोह कर दिया था। शेरशाह सूरी ने अब इस विद्रोह को दबाने के लिए वो किसी को भी भेज सकता था, लेकिन शेरशाह सूरी, जैसे मैं बता रहा हूं कि एक
महान शासकों में गिनती होती है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा किया इसने। तो शेर शाह सूरी खुद इस विद्रोह को दबाने के लिए गया, खिज्र खां के विद्रोह को। खिज्र खां का ये विद्रोह दबाया गया, इसको सजा दी गई, और हुमायूं की तरह नहीं था कि एक असाइनमेंट को बीच में छोड़ के कहीं और चला जाए। शेर शाह सूरी वही रुका, पूरे कारण एनालाइज किए गए कि ये ऐसे इस तरह का विद्रोह हुआ ही क्यों। फर्क दिखता है आपको ये इस तरह का, ये मॉडर्न डे में भी आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, जिस दिन हम आजाद हुए थे उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। दोनों देशों ने आजाद साथ में हुए, एक ही चंगुल से आजाद हुए ब्रिटिशर्स के, लेकिन एक देश एक तरह से भारत जो था ये एक डेमोक्रेटिक ट्रैजेक्टरी पे गया। पाकिस्तान के अंदर यहां की सेना जो थी उसका पूरा प्रभुत्व जम गया। सेनाओं ने कितने एक तरह से 1900 मेरे को अब एग्जैक्ट टाइम आपको, पहले दशक के अंदर ही सेना ने एक तरह का एक तख्ता पलट कर दिया था। 1950 से 60 के बीच में ही तख्ता पलट कर दिया था। भारत में ऐसी चीज आज तक नहीं हुई। वजह यही है कि भारत में सेना एक सिस्टम की तरह से, हमारे एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है जिसके अंदर सेना एक पार्ट है। कोई भी एक इस देश से बड़ा ना तो कोई प्रधानमंत्री, ना कोई राजनीतिक पार्टी, ना कोई सेना, ना मैं ना आप। ये देश सबसे बड़ा, और उसके अंदर उसका सिस्टम चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे बड़ा। यही एक फर्क था भारत और पाकिस्तान में, और यही एक फर्क था शेर शाह सूरी और हुमायूं में, कि शेर शाह सूरी के टाइम पे ये अब एक विद्रोह हो तो गया, लेकिन इसको सिस्टमेटिकली दबाया गया। खुद शेर शाह सूरी गया, सालों तक उधर रहा, बंगाल के अंदर किन कारणों की वजह से ऐसा विद्रोह हुआ उसका पूरा एनालिसिस किया गया, और उसके बाद पूरी शासन व्यवस्था को वापस से दुरुस्त किया गया, प्रबंधन पूरा दुरुस्त किया गया। अपने एक तरह से खुद के एकदम भरोसेमंद व्यक्ति जो थे उनको गद्दी पे उधर बिठाया गया, इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई। बंगाल को दुरुस्त करने के बाद अगला इसका पड़ाव था इसके जीवन का, वो था मालवा। मालवा के अंदर खास बात यह थी कि मालवा का स्वतंत्र मुस्लिम सूबेदार था, एक तरह से शासक था। मालवा उस समय स्वतंत्र स्टेट था। ऐसे समय पे जब दिल्ली की गद्दी पे बैठा है शेर शाह सूरी और पूरी एक तरह से सफलता से विरोधियों को दबा भी रहा है, दिल्ली के खिलाफ स्वतंत्र रहना, कादिर खान नाम था इसका, कादिर के लिए एक बहुत ही बहादुरी की चीज थी। वो प्रॉपर प्रबंधन भी दे रहा था, लेकिन सल्तनत से दुश्मनी। अब शेर खान ने या शेर शाह सूरी ने अगला अटैक किया इस स्वतंत्र स्टेट पे, कादिर खां पे। मालवा, मैंने आपको पहले भी हमने बात की है गंगा यमुना दोआब और मालवा के बारे में, कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रदेश था। कि ये मालवा जो था ये यहाँ पे फसलें जो थी अच्छी उगती थी। अब चूंकि राजस्थान के जस्ट इधर की साइड हो गया, नीचे की साइड, और एक तो राजस्थान का प्रदेश जहां पे पानी दूर दूर तक नहीं, और मालवा के अंदर अच्छी खासी फसलें, उससे होगा क्या, अनाज अच्छा होगा, राज्य को आमदनी अच्छी होगी, खुशहाली होगी जनता में, क्राइम कम होगा। कोई भी शासक, दिल्ली में बैठा शासक मालवा को अपने साथ लाना चाहे, शेर शाह सूरी भी चाहता था। शेर शाह सूरी ने एक भयंकर अटैक किया कादिर के ऊपर। अब बात यह थी कि गुण पार किया आदमी था शेर शाह सूरी, लेकिन अटैक किया, और ऐसा नहीं कि इसको कादिर को सीधे सजा दे दी जाए, मार दिया जाए। इन्होंने कादिर को स्वतंत्र सूबेदार बना के अपने ही एक तरह का एक असाइनमेंट और देके स्वतंत्र सूबेदार बना के अपनी रियासत के किसी, अपने साम्राज्य के किसी और भाग की जिम्मेदारी दे दी, यहां से इनको विस्थापित कर दिया। अब कादिर खान जिंदा तो रहा, सजा भी नहीं मिली, बल्कि एक तरह का एक अब अधीन आ गया बल्कि दिल्ली सल्तनत के। ये ऐसी चीज हुई। तभी अब जब सुल्तान ऐसे कर रहा है तो बाकियों को भी एक उम्मीद जगेगी। रायसीन, रायसीन हालांकि दिल्ली सल्तनत के अधीन था ऑलरेडी। रायसीन का शासक था पूर्णमल चौहान। पूर्णमल चौहान यहां का शासक था। तो पूर्णमल चौहान के शासनकाल में शेर शाह सूरी को यह खबर मिली कि यहां पे मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। राजपूत राजा है और ये मुस्लिम जनता पे अत्याचार कर रहा है। शेर शाह सूरी ने चढ़ाई आरंभ कर दी। पहले इसको संदेश भिजवाए गए पूर्णमल को
लेकिन पूर्णमल ने उन संदेशों की अनदेखी की, क्योंकि पूर्णमल जानता था कि अब खुद आएगा नहीं शेरशाह सूरी। अगर आया भी तो पीछे जैसे कादिर को इसने कहीं और का शासक बना के भेज दिया, उसी तरह का एक ट्रीटमेंट मुझे भी देगा। पूर्णमल चौहान एक तरह से दिल्ली के खिलाफ आ जाता है। तो पूर्णमल चौहान की इस बगावत के विरुद्ध खुद आया शेरशाह सूरी, आया, आकर अटैक किया, घेरा डाले रहा दुर्ग का, और ये घेरा बड़ा लंबा चला रहा रायसेन के दुर्ग का। लेकिन शेरशाह सूरी ने पैर पीछे नहीं हटाए, दुर्ग के अंदर रसद की सामग्री खत्म हो गई और पूर्णमल को बाहर आना पड़ा। लेकिन बाहर आने से पहले पूर्णमल जो था वो एक तरह से हार मानने के लिए तैयार नहीं था, थोड़ी आनाकानी दिखा रहा था। अब शेरशाह सूरी ने एक प्रस्ताव भेजा, अंदर संधि का प्रस्ताव भेजा कि पूर्णमल जी आप बाहर आ जाइए, ना तो आपको ना आपके परिवार को किसी तरह की हानि पहुंचाई जाएगी। पूर्णमल चूंकि अब थोड़ा जस्ट पीछे का आगे कादिर खां का जो ये विद्रोह था उसके बारे में उसको भी नॉलेज थी कि शेरशाह माफ कर देता है, शेरशाह सूरी माफ कर देगा, थोड़ा जालिम आदमी नहीं। पूर्णमल संधि पर हस्ताक्षर करके खुद बाहर आ जाता है, दुर्ग हवाले हो गया। शेर खान ने इस बार बहुत ही निर्दयता से रायसीन के किले पे कब्जा किया और पूर्णमल चौहान को मौत के घाट उतार दिया। इसकी वाइफ, इसके बच्चे बंदी बना लिए गए, दुर्ग के अंदर जो प्रजा शरण लिए हुए थी उनको भी मारा गया। ये शेरशाह सूरी के शासनकाल पे एक तरह का एक धब्बे की तरह काम करती है कि शेरशाह सूरी ने 4 साल में अपने जो ये 5 साल राज किया, 4-5 साल, इनमें बड़ा ही अच्छा प्रबंधन दिया था, फालतू की धर्मांधता नहीं दिखाई थी। लेकिन यहां पे पूर्णमल चौहान के केस में उसने एक तरह से अपने कैरेक्टर के विपरीत काम किया था। अब रायसेन के अंदर हुई इस मारकाट से एक सुल्तान की, अब शेरशाह सूरी की एक इमेज भी बन चुकी थी कि अब लोगों को पता था कि ये आदमी सिर्फ इस तरह का आदमी नहीं है कि जो अपने दुश्मनों को माफ कर दे, बल्कि इस तरह से अपने दुश्मनों को निर्दयता से मार भी सकता है। मुल्तान और सिंध ने खुद से ही दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली, ये भी दिल्ली के अधीन आ गए। अब बारी थी मारवाड़ की। मारवाड़ की कहानी क्या थी? आपको याद होगा कल की क्लास में हमने हुमायूं के बारे में जब बात कर रहे थे तब आपको एक बात बताई थी कि हुमायूं बिलग्राम चौसा से हार के भारत छोड़ के जब भागा तो वो दर दर की ठोकरें खा रहा था। मारवाड़ में मालदेव नाम का शासक था, उसने इसको पेशकश की थी शरण देने की, लेकिन शेरशाह सूरी के गुप्तचर उसको वहां दिख गए थे, इसलिए हुमायूं इधर रुका नहीं, मालदेव ने इसको पकड़ा भी नहीं था, तो हुमायूं वहां से भाग निकला था। मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी हुमायूं के लिए भी, मालदेव के लिए भी और शेरशाह सूरी के लिए, तीनों के लिए। किस तरह की? शेरशाह सूरी के लिए अगर मालदेव इसको पकड़ के हुमायूं को अगर करवा देता अंदर तो एक तरह से ये आगे के लिए समस्याएं नहीं क्रिएट होती। पर अब मारवाड़ पे राज कर रहा था, मैंने आपको जैसे बताया, मालदेव। मालदेव के बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। मालदेव, इसके बारे में बोला जाता था कि 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता, ये इसकी उपाधि थी। 52 युद्धों का विजेता कोई छोटा आदमी तो नहीं हो सकता, कोई छोटा शासक नहीं हो सकता। राजस्थान के सबसे एक तरह से बोला जाए कि सबसे प्रभावशाली शासकों में मालदेव की गिनती की जाती है। स्पेशली जब सांगा, जो राजस्थान के अंदर सबसे मेजर राजा के रूप में जाना गया था, जब खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ हार गया और बाद में मृत्यु जब सांगा की हो गई, उसके बाद राजस्थान के अंदर एक तरह का एक वैक्यूम था पूरे राजपूताने के अंदर, सबसे बड़े राजा के लिए जो स्पेस था उस स्पेस में मालदेव अपने आप को सेट करता है कि मालदेव ने जब शासक बना था उसके पास मुश्किल से 2 या 3 परगने थे। जब ये शासक बना, गद्दी पे बैठा था मारवाड़, मालदेव अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। शेरशाह सूरी के समकालीन अब दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में मालदेव से बड़ा कोई राजा नहीं था। मालदेव, शेरशाह सूरी के साथ क्या दुश्मनी थी? हमने अभी जो बात की कि जो हुमायूं जो इसके राज्य से होके निकला था, तो मालदेव ने उसकी सहायता करने की भी कोशिश की थी। मालदेव ने एक संदेश भिजवाया था कि बीकानेर इन्हीं के अधीन आता था और बीकानेर
तक हुमायूं को एक सेफ पैसेज देने के लिए और बीकानेर में एक तरह का एक सेफ हाउस देने की भी बात की थी। ये खबर अब शेरशाह सूरी को थी। दूसरी बात, अब स्वाभाविक सी बात है कि अब एक पिंजरे में दो शेर, वही बात आसपास में ये दो लोग, अब दो शक्तिशाली महत्वाकांक्षी शासक एक दूसरे की सीमाओं पे खड़े हैं। युद्ध होना लाजमी था और हुआ भी। इनके बीच 1543 में गिरी सुमेर का युद्ध भारत के इतिहास के बड़े इंपॉर्टेंट युद्धों में से एक है, गिरी सुमेर का युद्ध। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है जस्ट आपको 5 मिनट में पता चलेगा। क्योंकि शेरशाह सूरी को दिल्ली सल्तनत के एक तरह से शासक को मारवाड़ के बहुत ही कम संख्या में जवानों ने नाको चने चबवा दिए थे। कैसे हुआ? ये कि अब मारवाड़ और दिल्ली की दुश्मनी तय थी। स्थान लड़ाई का जब चुनना था तो मालदेव के दो एक तरह से सेना नायक हुआ करते थे। एक था जैता और दूसरा था कुंपा। जैता और कुंपा की इस मालदेव के जैता और कुंपा की शेरशाह सूरी के खिलाफ इस लड़ाई में, इस अभियान में खास बात यह है कि गिरी सुमेर का युद्ध जीता नहीं मारवाड़ ने, लेकिन हारने के बावजूद इसको जैता और कुंपा की बहादुरी के लिए याद किया जाता है। हुआ ये कि इन्होंने गिरी और सुमेल का जो ये एरिया था अजमेर के आसपास, सुमेल के मैदान में, यहां पे वातावरण की मार झेल रहे थे सारे सैनिक। दोनों सेनाएं आके डट चुकी थी 1543 में। सेनाएं आके डटी थी एक दूसरे के खिलाफ। हालांकि अब जो मालदेव की जो सेना है वो यहां की एक तरह से इनको होम एडवांटेज था, घर की कंडीशंस थी। राजस्थान के लोग आप देखोगे कि थोड़े से जुझारू मिलेंगे आपको वातावरणीय कंडीशंस के प्रति। जहां आपको गुजरात का या एक तरह से बोला जाए कि हिल स्टेशन के जो लोग होते हैं, हल्की सी गर्मी 40 डिग्री हो गई तो थोड़े पसीने छूट जाते हैं। और राजस्थान वाले 45-50 डिग्री में भी आराम से अपने बाजरे की रोटी खा रहे हैं। फर्क तो है। फर्क इन्हीं वातावरण के, हमने इनमें रहना सीखी है राजस्थान वालों ने। बेसिकली जो वातावरण, जो भी ये क्लाइमेट जो है हमारा, जो भी इसकी कठिनाइयां हैं, उसके साथ हमने अपने आप को ढाल लिया। यहां पे मालदेव की सेना भी अपनी इसी एक विशेषता की वजह से दिल्ली पे भारी पड़ रही थी। दिल्ली के सैनिक अपने कैंप में बैठे हैं, रसद की सामग्री भी खत्म हो रही है। रेगिस्तान में दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात, और रहे से कुछ गांव होंगे वहां पे, खाने के लिए कुछ नहीं। उस रेगिस्तान में, उस जमीन में, मारवाड़ की जमीन पे कुछ उगने के नाम पे, फसलों के नाम पे बाजरा था सिर्फ। हम जो राजस्थान के नेटिव लोग हो गए वो थोड़ा सा एक तरह से इस चीज के लिए थे, हम लोग पहले से तैयार थे, सूटेबल थे यहां पे रहने के। दिल्ली वालों के लिए ये चीज नहीं थी। युद्ध शुरू होने से पहले यहां की चलती हुई आंधियां और खत्म होते रसद के चलते मालदेव की सेना में एक तरह से अब वापस पीछे पैर हटाने लगी थी। माफ कीजिएगा, मालदेव की नहीं, शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की सेना अब पीछे हट रही थी क्योंकि वातावरणीय कंडीशंस जो थी ये ही इतनी विषम हो गई थी। यहां पे अब शेरशाह सूरी अपनी चालाकी का उपयोग करता है। जैता और कुंपा बड़े ही बहादुरी से अपनी इन्होंने जगह खुद चुनी थी ये लड़ाई की, और पता था कि दिल्ली के सैनिक टिक नहीं पाएंगे। शेरशाह सूरी ने अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए यहां पर अब कुछ पत्र फिकवा दिए जिसमें दिल्ली के प्रति एक तरह से कुछ फर्जी पत्र फिकवाए गए, जिसमें शेरशाह सूरी के प्रति इनकी कुछ एक साठगांठ, जैता और कुंपा जैसे कुछ साठगांठ कर रहे हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। ऐसा फर्जी पत्र एक मालदेव के कैंप्स में फेंकवा दिया गया मारवाड़ वालों को। कैंप में जब ये पत्र मारवाड़ के शासक मालदेव के हाथ लगे तो वो जैता और कुंपा पर भरोसा खो बैठता है और वो एक तरह से विश्वासघात एक्सपेक्ट करने लगता है। और इसके चलते अब जैता और कुंपा को बुलाया जाता है मालदेव के सामने। मालदेव को हालांकि सफाई देते हैं, लेकिन मालदेव अब शेरशाह सूरी से इस तरह से इस विश्वासघात के चलते हारने के पक्ष में नहीं था।
मालदेव ये डिसाइड करता है कि अपने सारे मेजर सेना नायकों को लेके वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। युद्ध भूमि से वो वापस जोधपुर चला जाता है, मारवाड़ की राजधानी। जैता और कुंपा के लिए अब ये चीज बड़ी ही एक दर्दनाक चीज थी, ये एक बेइज्जती थी, ये एक कलंक था। कलंक इस तरह से कि अपनी पूरी स्वामी भक्ति के साथ मालदेव को पूरे जीवन इन्होंने मालदेव की मारवाड़ की सेवा में लगाया और अब इन्हीं के ऊपर विश्वासघात के आरोप लग रहे हैं। जैता और कुंपा ने निश्चय किया कि वो रुकेंगे। इनके पास सिर्फ 12,000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी थी और इनके सामने खड़े थे दिल्ली के 50,000 से ज्यादा सैनिक। लेकिन जैता और कुंपा ने रुकने का, युद्ध लड़ने का निश्चय किया और यही गिरी सुमेल की लड़ाई आगे अब जानी गई, क्योंकि जैता और कुंपा के 12,000 सैनिक जो थे वो अपनी आन बान और शान के लिए लड़ रहे थे, एक अपनी स्वामी भक्ति का एक प्रूफ देने के लिए लड़ रहे थे, अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज अदा करने के लिए लड़ रहे थे। और जैता और कुंपा ने उस सिर्फ 12,000 की फौज के साथ जिन 50,000 से ज्यादा इन दिल्ली के सैनिकों से लड़ाई की, वो इतिहास में यों की यों छप गई। शेरशाह सूरी की सेना को बड़ी कठिनाइयां हुई है युद्ध जीतने में, और बोला तो यह भी जाता है कि जैता और कुंपा इनकी इनिशियल टुकड़ी को मारते हुए बहुत आगे तक पहुंच चुके थे, एक समय पे युद्ध जीतने की कंडीशन में भी आ गए थे। लेकिन शेरशाह सूरी, अब दिल्ली की एक खास बात थी कि दिल्ली की एक रिजर्व आर्मी रहा करती थी, मुख्य सेना के पीछे एक रिजर्व आर्मी रहा करती थी, और वो रिजर्व आर्मी खेल में आई। जैता कुंपा के बहुत कम सैनिक अब बचे थे, उनको हरा दिया गया। जैता कुंपा इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। लेकिन ये युद्ध इतना भीषण था और एक तरह से प्रोपोर्शंस इतने खिलाफ थे मारवाड़ के खिलाफ। प्रोपोर्शंस खिलाफ होने का मतलब है कि सारे ऑड्स उनके अगेंस्ट थे, परिस्थितियां सारी उनके विषम में हो गई थी ना। लास्ट में सिर्फ 12,000 सैनिक लड़ना है 50-60,000 की सेना से, शेरशाह सूरी के तोपखाने से, आसान नहीं था। लेकिन फिर भी उनको नाको चने चबवा दिए। शेरशाह सूरी के दांत इतने खट्टे कर दिए गए इस युद्ध में। शेरशाह सूरी ने एक बात बोली थी जिसकी वजह से गिरी सुमेल का युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। वो बात ये थी, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो दे देता। मुट्ठी भर बाजरा आपको समझ आ गया होगा कि शेरशाह सूरी हालांकि ये युद्ध जीत गया, बाद में मारवाड़ में आगे बढ़ के जोधपुर भी जीता, मिला क्या? कोई शासक किसी प्रदेश को जीतता है तो या तो उसका सामरिक महत्व होता है या थोड़ा आर्थिक महत्व होता है। यहां पे दोनों ही नहीं थे एक तरह से। ना मारवाड़ का कुछ दुर्ग कोई इतना ज्यादा सेफ था और ना ही अब ये जो आर्थिक तो कुछ था ही नहीं। आर्थिक पर्सपेक्टिव तो देखा जाए, सिर्फ बाजरा उगता था, उसी के लिए ये जो स्टेटमेंट था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि इस युद्ध में मारा जा सकता था। बहुत ज्यादा चांसेस थे कि शेरशाह सूरी मारा जाता और अपनी दिल्ली की बादशाहत, दिल्ली की गद्दी से जो ये अफगान वंश थोड़े समय के लिए आगे बैठा था, ये इधर अपने हाथ धो बैठा। तो इस तरह से ये गिरी सुमेल का युद्ध था, 1543 में हुआ। और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी एक तरह से मरते मरते बचा, जस्ट थोड़ी सी एक बचाव रह गया। गिरी सुमेल के युद्ध को जीतने के बाद, मालदेव को हराने के बाद अगली बारी थी अब शेरशाह सूरी के अंतिम अभियान की, और वो अंतिम अभियान हुआ कलिंजर में। कलिंजर का नाम आपने पिछली क्लास में भी सुना था। हुमायूं ने अपना सबसे पहला अटैक कलिंजर का चुना था, और विडंबना देखिए कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कलिंजर का था। हुआ यह कि 1545 के अंदर कलिंजर का दुर्ग जो था थोड़ा टफ बोला जाता था। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, अवैध दुर्गों में से आता था। शेरशाह सूरी अपने शासनकाल में अपनी सत्ता के पीक पे था, अपनी सफलताओं के, और जाके कलिंजर के जीतने के लिए कोशिशें शुरू करता है। ये जो घेरा डाला इसने कलिंजर के दुर्ग का, ये बड़ा लंबा चल गया, लगभग 1 साल तक जाने को हो रहा। हुआ ये कि अब नई एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी शेरशाह सूरी द्वारा कि उसने कलिंजर के दुर्ग के जस्ट सामने अपना एक बराबर एक बुर्ज तैयार किया। इस बुर्ज के पैरेलल एकदम खड़ा किया गया बारूद का एक ढेर, और यहां से प्लानिंग की स्ट्रेटेजी यही थी कि यहां से बारूद फेंका जाएगा, अंदर बारूद के गोले भर के फेंके जाएंगे। शेरशाह सूरी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अपनी सेना का, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सबसे पहला गोला खुद फेंकने जाता है। इस बुर्ज की छत पे चढ़ता है, यहां से बारूद के गोले इसको पकड़वाए जाते हैं। बारूद का गोला यहां से फेंकता तो है, लेकिन बेचारे का निशाना थोड़ा कमजोर रह गया, और
ये एक गलती इसको बड़ी भारी पड़ी कि ये दुर्ग की दीवार से टकरा के गोला वापस इस बुर्ज पे पड़ा, बुर्ज ढह गया, शेरशाह सूरी नीचे गिरा। भारत के इतिहास का एक जो मेजर एक तरह से बोला जाए कि सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक शेरशाह सूरी इस तरह की एक लापरवाही की मौत मरा, नीचे गिरा, गिर के घायल हो गया। घायल हो गए इसको जो भी आर्मी के हेल्थ कैंप्स होते हैं उनके अंदर ले जाया गया। सैनिकों ने बाद में जीत लिया यह दुर्ग, और जब सैनिकों ने जाके सबसे पहले जब सैनिक संभालने आए तो आंखें खोल के यही पूछा कि क्या हम ये दुर्ग जीत गए? जवाब मिला हाँ। और उसके बाद शेरशाह सूरी ने आंखें बंद करी, मृत्यु हो गई शेरशाह सूरी की। और 1545 तक 5 साल का सिर्फ ये राज चला, लेकिन इसमें आपने देखा कि कितने सारे विजयी अभियान किए गए। बंगाल के अंदर सत्ता सुदृढ़ की गई, बिहार के अंदर चुनार जीता, रोहतास का किला जीता, उसके बाद बिहार का राजा भी बना। बाद में हमने देखा कि कलिंजर भी जीत लिया अल्टीमेटली, मारवाड़ जीता था, पीछे रायसीन का दुर्ग भी जीता। और सारी तरह की तमाम सफलताओं के बीच सबसे जो बड़ी हाईलाइट थी वो थी उसकी प्रशासनिक जो सिस्टम जो वो लेके आया था, जो तंत्र उसने सेटअप किया। वो हम कल की क्लास में बात करेंगे। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक अचीवमेंट्स, सफलताएं जो थी उसकी कल की क्लास में बात की जाएगी। आज हमने पूरा शेरशाह सूरी का टॉपिक पढ़ा है, लंबा हो गया थोड़ा, लेकिन इसकी जो वॉर हिस्ट्री थी, लड़ने के जो तरीके थे या जो इसको सफलताएं मिली वो हमने डिटेल में कवर की। आपको ये क्लास कैसी लगी फीडबैक दीजिए कमेंट्स में। अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ। टेलीग्राम चैनल पर क्विज रेगुलरली अपलोड हो रही है, रोज क्वेश्चंस आ रहे हैं, जुड़िए और आंसर्स दीजिए। जो कमी हो वो वीडियोस देख के पूरा कीजिए।